कुछ लोग शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं होते। जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर में कोई बच्चा, वो इतनी चिंता में पहुंच जाता है कि कभी कभी मरना उसे आसान लगने लगता है। और मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूं। मेरे पास काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जो शरीर से इतने हट्टे कट्टे हैं कि कोई भी नहीं कह सकता कि इनके शरीर में किसी तरह का विकार होगा या ये किसी तरह की चिंता में हो सकते हैं। धनवान, शरीर से बलिष्ठ, लेकिन उसके बावजूद कोई चिंता जो उन्हें खाए जा रही हो और वो जिंदगी से परेशान हो जाते हैं, मरने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं। ह्यूमन बिहेवियर समझने की पूरी काबिलियत है मेरी, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं अभी मैं सीख रहा हूं, अभी मैं समझ रहा हूं। कभी कभी मुझे पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलता है। यानी मैं जेल में जाता हूँ, वहां पर जितने भी कैदी हैं उनकी बात सुनता हूँ, उन्हें सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, यानी दिमाग कैसे काम करता है मैं सही से समझ पाता हूँ। फिर उन्हें थेरेपी बताता हूँ या कुछ दवाइयाँ भी दे सकता हूँ जिससे उनकी चिंताएं दूर हों और वो एक अच्छा इंसान बन सके। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बुरे होते हैं। और मुझे लगता है ये भी एक तरह की दिमागी बीमारी है कि उन्हें दुनिया में अच्छाई नजर नहीं आती, सिर्फ बुराई नजर आती है। ये तो बात रही बिल्कुल साधारण, लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने असाधारण पर भी स्टडी करना शुरू कर दिया है। किसी भी कॉलेज में वो आपको पढ़ाया नहीं जाता, वो खुद सीखना पड़ता है। 5 साल पहले मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जो कह रहा था मुझे भूत प्रेत परेशान करते हैं। वो कहते हैं तुम जिंदा नहीं बचोगे, इसीलिए मैं पहले ही मर जाना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा था, अरे ये दिमागी बीमारी होती है, हमें लगता है कि भूत प्रेत हैं, लेकिन असल में नहीं होते। तब मेरे कमरे में उसने मेरी आंखों के सामने चीजें हिलाकर दिखाई और मैं खुद हैरान हो गया। और उसके बाद मैंने सोचा आंखें मूंद लेने से फायदा नहीं होगा, हो सकता है इन चीजों का वजूद हो, तो मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए। और मैं जितनी रिसर्च करता चला गया, धीरे धीरे समझता चला गया, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे माना नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद वो मौजूद है। भूत, प्रेत, जिन्न, इस दुनिया में ऐसी बहुत ताकतें हैं जो मौजूद हैं। और फिर मैंने भूतिया घर हो या लोग जो मानते हैं कि उनके अंदर भूत हैं, उस पर रिसर्च शुरू कर दी। और जेल में कई ऐसे कैदी थे जिनका कहना था कि अब भी वो भूत प्रेत देख सकते हैं। और धीरे धीरे पिछले 3 सालों में मैंने ये ढूंढ निकाला कि ऐसी ताकतें आपसे बात करती हैं, बस आपको बात करनी आनी चाहिए। मैं हिप्नोटिज्म का सहारा लेता हूँ, जिससे मेरा पेशेंट बिल्कुल नींद में चला जाता है और फिर मैं उससे बात नहीं करता, उसके अंदर जो है उससे बात करता हूँ। मेरी स्टडी को मान्यता कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं कोशिश भी नहीं करता। मुझे पता है अगर सबको ये बताया जाएगा कि ये चीजें मौजूद हैं तो लोग डर जाएंगे, बल्कि ये कहने में ज्यादा आसानी है कि ये सब नहीं है, ये बस दिमागी बीमारी होती है। मैं अपनी स्टडीज अपने तक सीमित रखता हूँ और पिछले 5 सालों में कई प्रेत, कई भूत, जिन्हें ना सिर्फ मैंने अपनी आंखों से देखा है बल्कि उनसे बातें भी की हैं। मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है ये समझने के लिए मैंने उनसे बातें की, लेकिन उन्हें भी याद नहीं रहता। जब इंसान मर जाता है, किसी ऐसी दुनिया में जाता है, फिर वहां से वापस आती भटकती हुई आत्माएं ये नहीं बता सकती कि वो जगह कैसी होती है, लेकिन एक दिन देखने का मौका तो मिल ही जाएगा, चाहे जिंदा रहते हुए कह सकते हैं या मरने के बाद। इंतजार करूंगा उसका, लेकिन तब तक इंसानों के लिए मैं ये रिसर्च करता रहूंगा। इस बार मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जिसका इंतजार पिछले 5 सालों से कर रहा था। हमारी दुनिया में जिन्न भी मौजूद हैं और मैं हमेशा से एक जिन्न से मिलना चाहता था, उसका दिमाग समझना चाहता था।
जिन्न को ना सिर्फ इवल एंटिटी कहा जाता है, माना जाता है उसके पास शरीर भी होता है। यानी उसे किसी के शरीर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं बात करने के लिए, वो ऐसे ही सामने आ सकता है। मेरे हाथ एक ऐसा श्रापित लकड़ी का टुकड़ा लगा था जो जिन्न से चिपका हुआ था। वो लकड़ी का टुकड़ा जहां तक जाता वो जिन्न वहीं नजर आता। कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ लोग बहुत घृणा करते थे। लोगों का मानना है कि जिन्न बुरे होते हैं, कुछ मानते हैं जिन्न अच्छे होते हैं। मैं यही समझना चाहता था और अपनी लैब में वो लकड़ी का टुकड़ा किसी महंगी कीमत को देकर लेकर आया था। मैं लकड़ी सामने रखे थे और मैं चाहता था मैं उसे छूं और वो जिन्न मेरे सामने आए। समझूं तो सही वो करता क्या है। मुझे अगर नुकसान वो पहुंचाना चाहेगा, कम से कम उसका दिमाग पढ़ तो पाऊंगा। मुझ पर कई बार हमला हो चुका है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, वो शैतानी शक्ति को बाहर आने के लिए कहता हूँ। मैं दिमाग से समझना चाहता हूँ वो ऐसी हरकत क्यों करते हैं, नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं। और मुझे ये बात का पता लग चुका है, इंसान आखिरी समय में क्या सह रहा था, क्या भुगत रहा था, वो यादें उसके दिमाग में छप जाती हैं। और भले ही वो दिमाग नहीं रहता, लेकिन यादें रह जाती हैं। और फिर भटकती हुई वो आत्मा उन यादों के सहारे हो सकता है अच्छी बनकर रहे, हो सकता है बदला लेने की कोशिश करे। जिन्न के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने जैसे ही उस लकड़ी के टुकड़े को छुआ, लकड़ी के टुकड़े के अंदर से मुझे भाप उठती हुई साफ नजर आ रही थी। ये पानी के कण थे जो गर्मी के कारण उस लकड़ी के अंदर से निकल रहे, लेकिन लकड़ी इतनी भी गीली नहीं थी कि इतनी ज्यादा भाप बन जाए। और उस भाप में से मुझे एक चेहरा नजर आया। चेहरा डरावना था। सच कहूं, अपनी जिंदगी में मैंने इतना डरावना चेहरा कभी नहीं देखा था। आंखें कई थी और ऐसे लगी हुई थी कि मुझे इल्यूजन हो रहा कि मुंह उल्टा है या सीधा है, वो दाईं तरफ देख रहा है या बाईं तरफ देख रहा है। मैं थोड़ा सा डरा। 2 कदम मैंने पीछे हटाए थे और फिर उसने कहा था, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ पा रहा हूं। तुम जानबूझकर मुझे बाहर बुलाना चाहते थे, बिना लालच के। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों। उसने खुद बात की। अमूमन जब भी कोई ऐसी शैतानी शक्ति किसी घर से जुड़ी हो या इंसान से जुड़ी हो, आपको उसे आगे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये तो खुद बात कर रहा था, तो मैंने भी समझदारी से बात की। मुझे कोई लालच नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा मैंने तुम्हें इसलिए बाहर निकाला है कि मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, लेकिन नहीं, मेरे अंदर लालच नहीं है, मेरे अंदर जिज्ञासा है। और मेरी लाइन को काटते हुए उसने कहा, हाँ, जिज्ञासा को महसूस कर पा रहा हूं, बहुत ज्यादा जिज्ञासा। मुझे देखकर इतना ज्यादा डरे नहीं हो तुम, जितनी जिज्ञासा पैदा हो रही है। सवाल, तुम्हारे दिमाग में सवाल भरे पड़े हैं। निकालो सवालों को, मैं भी जानूं आखिर मुझे क्यों बुलाया गया है। तुम ना कुछ बुरा चाहते हो, ना कुछ अच्छा चाहते हो। पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है। फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं, कह सकते हो इंसानों के दिमाग को समझने का काम है मेरा। अगर कोई परेशान है तो उसे ठीक करना, ये काम है। और ये मेरा शौक बन चुका है कि ना सिर्फ मैं इंसानों का दिमाग पढ़ूं, बल्कि ऐसी इवल एंटिटीज, या हीवल ना कहूं, मुझे नहीं पता तुम बुरे हो या नहीं, कह सकते हो सुपर नेचुरल एंटिटीज का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें जानना चाहता हूं तुम क्या हो, जिन्न क्या होते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ये बोलते वक्त मैं घबराया था और मुझे लगा था ना में जवाब मिलेगा। सामने से वो बोल पड़ा, वाह, पहली बार कोई सीधे सीधे बात कर रहा है। अच्छा लगा मुझे, मैं भी बात करना चाहूंगा। फेंको मेरी तरफ सवाल, मैं जवाब दूंगा। देखते हैं बात कहां आकर निपटती है। मैंने उससे जिन्न जिन्नातों के बारे में पूछा और उसने सीधे सीधे जवाब देने शुरू कर दिए। हाँ, मैं भी एक जीव ही हूं। मैं किसी इंसान के मरने से उसकी भटकती हुई आत्मा की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूं।
जिन्न जिन्नातों की अलग दुनिया, लेकिन बिल्कुल ही समानांतर। वहां से यहाँ आना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो? उसने कहा, मैं नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हाँ, तुम सोच सकते हो कि अगर तुम्हारी गर्दन पर कोई चाकू रख दे तो तुम क्या करोगे। अब एक ही तरीका है बचने का, या तो उसे मारो या तुम खुद मर जाओ। बताओ तुम क्या करोगे, सोच कर मत बताना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी मौत तय ही है, वो मुझे मारने ही वाला है, तो मैं खुद को बचाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें अगर उसकी जान चली जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब उस जिन ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने जब भी कुछ किया तो इसी हालत में किया। जब मैं मरने की कगार पर पहुंच गया तब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ा, वरना मैं सीधे तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। तुम्हारे सामने ही है। अगर तुम इस लकड़ी को खुद से ज्यादा दूरी पर रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ जरूर चुका हूं, लेकिन ये लकड़ी खास है, मैं इससे जुड़ा हूं। ये तुमसे ज्यादा दूर चली जाएगी तो मैं दोनों में संयमित तरीके से जुड़ नहीं सकता, तो इस लकड़ी से जुड़ जाऊंगा और तुमसे दूर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसमें मेरा क्या फायदा। लेकिन चालाकी मत दिखाना। इस लकड़ी के टुकड़े को खत्म करना यानी मुझे खत्म करना, वो कभी मत करना। बाकी सब कुछ कर सकते हो। पहली मुलाकात बड़ी अच्छी रही और मैंने कहा मुझे विदा दो, लेकिन सच में विदा दोगे ना? मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि घर में कोई हादसा हो, मुझे बहुत चोट लगे या मेरे परिवार को कोई नुकसान हो। ऐसा तो नहीं करोगी ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप आएंगे ना मिलने दोबारा? मैं भी आपका दिमाग समझना चाहता हूँ और मुझे खुशी हुई जैसे सवाल तुम पूछ रहे हो। मैं खुद चाहता था कोई इंसान ऐसे सवाल पूछे, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। फिर वो रात बड़ी अच्छी निकली। मैं वापस अगले दिन लैब में पहुंचा। लकड़ी को छुआ तो वो जिन्न बाहर आ गया। खुश था वो भी कि मैं आया हूं बिना डरे। और फिर उस अंधेरे कमरे में मैं उससे बातें करने लगा। अंधेरा जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छे तरीके से नजर आएगा। मैंने उसका शरीर देखा। घिनौना था, डरावना था, लेकिन मैं डर नहीं रहा था और इस बात की खुशी उसे बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब मैंने सवाल पूछने शुरू किए वो जवाब देता चला गया। भूत प्रेत दिमाग उनका कैसे काम करता है, वो यहाँ से कहाँ जाते हैं, उसे जिन्न को जो पता था, उसकी ताकत का विस्तार जहां तक हो सकता था उसने मेरी मदद की, मुझे जानकारी दी और मैं जो रिसर्च कर चुका था उस हिसाब से वो जो बता रहा था वो बिल्कुल सही बता रहा। फिर मैंने उन भूत प्रेत की कमजोरियां भी पूछी कि अगर मैं मुसीबत में हूं फिर क्या करूंगा। उसने कमजोरियां बताना शुरू कर दी। कैसे किसी के दिमाग से किसी प्रेत को दूर किया जा सकता है। दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। जब भी कोई प्रेत किसी के शरीर में जाता है वो डाटा बनकर जाता है, जैसे कंप्यूटर का कोई डाटा हो। फिर न्यूरॉन्स को चेंज करता है और अपने अलग हिस्से को बनाता है। दिमाग में छोटा दिमाग, लेकिन उसे निकालने के लिए अगर बड़ा भाग ये मान ले कि कोई बाहरी जानकारी अंदर घुस चुकी है, उसे निकालना है, फिर काम ही आसान। यानी कॉन्शियस माइंड से ये नहीं हो सकता, सबकॉन्शियस माइंड से हो सकता है। उसने तरीका सिखा दिया हिप्नोटिज्म से, जिसे एक्सोसिज्म कह सकते हैं। वो मुश्किल तरीका, ये वाला बहुत आसान था। और फिर अगले कुछ दिनों में मैंने उसका इस्तेमाल किया और ये तरीका कारगर रहा। फिर मैंने उसका धन्यवाद किया और वो भी काफी खुश था, क्योंकि वो भी कुछ मांग रहा था, वो भी कुछ जानना चाहता था, वो भी कुछ देखना चाहता था। लकड़ी के सहारे वो मेरे साथ रहता, वो भी उस काम को अंजाम देना चाहता था जो उसके लिए जरूरी है। मैं भी खुश था, वो भी खुश था और कुछ महीनों में हमारी दोस्ती हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे उससे सवाल पूछता, कभी कभी रिसर्च करता उसके शरीर पर और वो मुझे ऐसा करने देता था। लेकिन सच बताऊं, साइंस में इतनी तरक्की नहीं हुई कि उसके शरीर के निर्माण को सही से समझा जा सके। इसीलिए मैं सर खुजाता रह जाता और वो कहता, काश इसकी जानकारी मेरे पास होती तो मैं तुम्हें जरूर देता। जिन्नातों की जानकारी इंसानों के पास हो तो शायद लोग हमसे डरना थोड़ा कम कर देंगे
और हम छिपकर यहाँ पर नहीं आएंगे, सबके सामने आ सकते हैं। लेकिन चलो, जब सैकड़ों सालों से ये चलता रहा है तो आगे भी चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं अपनी काफी ज्यादा रिसर्च कर चुका था और मैं जानना चाहता था क्या ऐसी इवल एंटिटीज भी हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। और जब एक एक करके मैं उससे ऐसे सवाल करता गया, उसने सीधे और साफ जवाब दिए। वो मुझे डराना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कहता, क्या तुम जानना चाहोगे? क्या इससे तुम डरोगे तो नहीं? क्योंकि बहुत खतरनाक एंटिटीज भी हैं जो किसी इंसान को मार भी सकती हैं अगर ज्यादा हावी हो जाएं तो। मैंने उससे सवाल किए, उसने जवाब दिए और फिर मैं उससे जानना चाहता था, चलो ये बताओ, सबसे खतरनाक एंटिटी, सबसे ज्यादा जो मास किलिंग कर सकती है, या कह सकते हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिसे देखकर डर लगने लगे, बताओ तुम्हारी नजर में या इस दुनिया में सबसे खतरनाक प्रजाति, मुझे उसकी जानकारी दो। क्या तुम दिखा सकते हो वो दृश्य? तब वो शांत हो गया, चुप हो गया। फिर कुछ समय बाद उसने जवाब दिया, तुम देख नहीं पाओगे, तुम सह नहीं पाओगे, तुम्हारा दिल कमजोर है। मैंने कहा, कमजोर नहीं है मेरा दिल। देखो, तुम जितनी जानकारी मुझे दे चुके हो, मुझे दिमाग समझना है। मैं सीरियल किलर का दिमाग समझ चुका हूँ, किसी साधारण इंसान, प्रेत, भूत, उन सब का दिमाग समझ चुका हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा खूंखार, खौफनाक, कह सकते हो दुष्ट, कपटी, मैं उसका दिमाग समझना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे ज्यादा घिनौनी ताकत कौन सी है? वो फिर से चुप हो गया और फिर कहने लगा, मेरा यकीन करो, तुम्हारे लिए वो देखना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें वो ताकत दिखाऊं। फिर मैंने उससे वादा मांगा, तुम्हें मुझे वो ताकत दिखानी होगी, मुझे वो दृश्य देखना है। फिर मैं देखना चाहूंगा क्या मुझ पर उसका कोई असर पड़ता है, क्या मैं डरता हूं, क्योंकि मुझे ऐसी किसी चीज से अभी तक डर नहीं लगा। मैं दिमाग पढ़ने में यकीन करता हूं, हर गलत चीज में कुछ अच्छा होता है। और उसने मुझे काटते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, कुछ बहुत गलत होता है, वो गलत होता ही चला जाता है और इतना गलत होता है कि उसे सही ठहराया नहीं जा सकता। मेरा यकीन करो, सबसे खौफनाक ताकत को तुम देख नहीं पाओगे। और फिर मैंने उसके सामने शर्त रखी, मैं देखूंगा और समझूंगा भी, तुम मुझे दिखाओ। और फिर उसने मुझे यही कहा था, अगर तुम देख ना पाए, मेरा यकीन करो, तुम अपना काम तक छोड़ सकते हो। मैंने उसकी बात नहीं मानी, कह सकते हो जिज्ञासा थी। सबसे खौफनाक, सबसे ताकतवर, वो कौन सी ताकत हो सकती है? वो दिखाना चाहता है, बताना नहीं चाहता, उसका नाम नहीं है, उसने यही कहा है। तो देखूं, जिसके बारे में अभी तक खोज नहीं हुई, उसकी कहानियां नहीं बनी, देखे तो ऐसी ताकत कौन सी है। उसने कहा उसके लिए लंबा सफर तय करना होगा और यह काम बहुत मुश्किल हो सकता है बीच अधर में ही तुम कहो कि नहीं, बस मैं देखना नहीं चाहता। मैंने कहा, दिखाओ, अब तुम बातें बना रहे हो, बातें घुमा रहे हो। और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं उस सफर में तुम्हारे साथ रहूंगा, ये लकड़ी अपने पास रखना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जैसा जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। हो सकता है कुछ मुसीबत ऐसी पड़ जाए जिसमें मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, तो तुम्हें बचाना है, इसीलिए मेरी बात मानना, चुपचाप मेरी बात मानना। उसने मुझे वादा किया वो ताकत दिखाने का, मैंने उसे वादा किया उसकी बात मानने का। शर्त पूरी हो चुकी थी, अब हमें उस सफर पर जाना था। आसपास नहीं है वो ताकत, किसी खास जगह पर है और उसे ढूंढने के लिए कुछ दिनों का सफर तय करना होगा। तरीका वो बताएगा, मुझे सवाल नहीं उठाना है उसके तरीके पर। तो मैंने उसकी बात मानी। उसने कहा, वो ताकत समुद्र में है और तुम कोई बड़े जहाज का सहारा नहीं ले सकते, किसी को अपने साथ नहीं रख सकते, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वो ताकत दिमाग पर असर कर सकती है। अकेले मेरे साथ कोई ऐसी बोट लो जो किसी की नजर में ना आए। मोटर बोट हो सकती है लेकिन सफर लंबा है, 2 दिन लगेंगे। जहां पर रुकने को कहूं वहां पर तुम्हें रुकना होगा, जब चलने को कहूं तब तुम्हें चलना होगा। मैंने बात मानी और मैंने एक किराए पर बोट ली थी। उसमें खाने पीने का सामान रख लिया। ऊपर छत थी ताकि धूप से मैं बच सकूं। बड़े जहाज का सहारा नहीं ले सकता, जगह खुफिया हो सकती है। फिर सफर की शुरुआत हुई थी। मैं खुश था, उस बोट पर अकेले था और तट से दूर जाए जा रहा था। जितने गहरे समुद्र में वो बोट जाए जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। मैंने ना उस जिन को कभी बताया था और ना किसी और के सामने कभी ये कहा था कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मैं हमेशा चाहता हूं कोई मेरे आस पास हो। पता नहीं क्यों, जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूं, बाकियों से बहुत ज्यादा दूर हो जाता हूं, मुझे डर लगने लगता है। मैं किसी और चीज से नहीं डरता, कीड़े मकोड़े, कातिल या कुदरत, किसी चीज से डर नहीं लगता सिवाय अकेलेपन के। और अब समुद्र में मैं अकेला था और बार बार उस लकड़ी को हाथ लगाकर उस जिन्न को बाहर आने के लिए कहता। लेकिन दिन का वक्त था, मुझे वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसकी आवाज सुन सकता था। उसी से थोड़ा थोड़ा डर कम लग रहा। लेकिन एक और चीज थी जिसकी चिंता थी, मुझे डर नहीं। मैं उस जिन्न को अपना समझने लगा हूं और अपनों की एक खासियत होती है, अपने धोखा दे सकते हैं, पराये धोखा नहीं दे सकते। अगर उस जिन्न ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ऐसी जगह पर ले गया जहां खतरा बहुत ज्यादा हो, और इसने फिर ये बताया कि सबसे खौफनाक खतरनाक ताकत मैं हूं, मैं जिन्न, तब मैं क्या करूंगा? लेकिन एज ए साइकेट्रिस्ट मुझे ये रिस्क तो लेना ही था। तो दोपहर तक धीरे धीरे मैं समुद्र के बीच तक जाता गया और फिर उससे पूछता गया, तो मुझे ये क्यों नहीं बता रहे? मुझे क्या है, बस इसी दिशा में बढ़ते रहना है, आगे क्या है? मैंने मैप चेक किया, हम तो तट से दूर जा रहे हैं और ये बड़ा समुद्र है। इस बड़े समुद्र में किस तरफ? क्या मुझे पानी के नीचे जाना होगा? उसने कहा था नहीं, समय आने पर बताऊंगा। और मैं उस समय का इंतजार कर रहा था। दिन निकल गया, बोट पर ही मैंने कुछ खाना खाया और जैसे ही अंधेरा होने वाला था, उसने मुझे एक छोटे से टापू के करीब उस बोट को लगाने के लिए कहा। वो ऐसा टापू था जहां कोई पेड़ पौधा नहीं लगा हुआ, कह सकते हैं एक चट्टान थी। चट्टान के पास मैंने अपनी बोट को बांध दिया था और फिर उसने मुझे चट्टान के ऊपर जाने के लिए कहा, क्योंकि लहरें बड़ी तेज उठेंगी रात के वक्त और मुझे उसमें बचकर रहना है। मैं रात के वक्त उस चट्टान के ऊपर और लहरों की आवाज आती रही। मैं सोता तो कैसे सोता, लेकिन वो जिन्न मेरा हौसला बढ़ाए जा रहा था। मैं उससे सवाल पूछता, अपने डर की बात भी की मैंने उससे। वो कहने लगा, तुमने मुझे बार बार क्यों बुलाया जबकि कोई काम भी नहीं था? मैं भी तुम्हारे दिमाग को समझने लगा हूं। जैसे तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है, तरीके किसी के दिमाग को पढ़ने के। और जहां तक मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ा है, तुम अकेलेपन से डरते हो। इस चट्टान पर तुम्हें सबसे बड़ा डर यही है, कोई लहर तुम्हें पानी में ले जाएगी और फिर तुम अकेले होंगे। तुम तट से इतनी दूर हो कि कोई बचाने नहीं आएगा और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, यही डर है ना? और फिर मैंने अपने डर को कम करने की कोशिश की और उसे जवाब भी दिया, हाँ, बचपन से ही मैं अकेलेपन से डरता रहा हूं। मेरे पिता जब मुझे घर छोड़कर गए थे, ये कहकर गए थे मैं कुछ समय में आने वाला हूं, लेकिन फिर वो वापस कभी नहीं आए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं घर में लगभग 2 दिनों तक अकेला था। चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, भूखा था मैं, लेकिन घर से बाहर आया नहीं। इंतजार करता रहा था मैं।
2 दिन बाद बाहर आया और उसके बाद से ऐसा डर है अकेलेपन से। जब भी अकेला होता हूँ यही सोचता हूँ, कोई मदद नहीं करेगा, भूखा प्यासा मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। पता नहीं कैसा सदमा लगा मुझे, इसीलिए मैं साइकियाट्रिस्ट बना था। लेकिन आज तक खुद का इलाज नहीं कर पाया। हर किसी का हर डर खत्म किया मैंने, लेकिन मेरा ये डर खत्म किया नहीं जा सकता। मैं समझ नहीं पा रहा कब मैं अकेले रह पाऊंगा, इस डर को खत्म कब कर पाऊंगा। आज भी मैं लड़ रहा हूं लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा। मैं चिंता में हूं, मेरी टांगें कांप रही हैं, मैं खुद को किसी तरह से संभाले हुए हूं। पानी का स्तर बढ़ चुका था, लहरें बड़ी बड़ी मुझ पर छींटे पड़ रहे थे और कई बार लहरें इतनी जोर से मुझे टकराती कि मैं थोड़ा फिसलने लगता और फिर से उस चट्टान को मैं पकड़ लेता। वो रात ऐसे निकली थी, बातें मैं उससे करता रहा लेकिन मेरा डर खत्म नहीं हुआ। जब हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो गई, लहरें भी कम होने लगी थी। फिर उस जिन ने कहा था, चलो आगे का सफर तय करने की जरूरत है हमें, समय कम है हमारे पास। मैं बोट के ऊपर बैठ चुका था और फिर उससे मैंने सवाल किया था, तुम बोट पर ही मुझे क्यों ले जा रहे हो? हम किसी बड़े जहाज पर भी जा सकते थे, थोड़ा बड़ा हो जिसमें कोई उसे चलाने वाला हो, क्योंकि मुझे ये बोट अच्छे से चलानी भी नहीं आती, मैं सिर्फ काम ही चला पा रहा हूं। उसने कहा, काम ऐसा है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और एक बार मैंने उसकी तरफ देखकर कहा था, तुम मेरा डर तो खत्म नहीं करना चाहते ना? और उसने मायूस सा चेहरा बनाकर कहा था, तुम्हारा डर खत्म करने का कोई मकसद नहीं है मेरा, बल्कि तुमने जो मुझसे मांगा है मैं तो तुम्हें डराने वाला हूं। वो चीज दिखाऊंगा जो सबसे खौफनाक है। वो डर इस डर के सामने कुछ भी नहीं है, यकीन करो मेरा। हम फिर से वो सफर पर निकल पड़े थे। मैंने बोट को पूरी रफ्तार पर भगाया हुआ था, 2 बार फ्यूल भी डाला था उसमें, फ्यूल अब भी काफी बाकी था। फिर हम आगे बढ़ते गए, कई छोटे छोटे टापू नजर आ रहे थे, लेकिन उसने बस इतना ही कहा, सीधे उस दिशा की तरफ बढ़ते रहो। फिर मुझे कई जगह मुड़ने के लिए भी कहा। उसे दिशा का पूरा ज्ञान था। उन टापुओं के पास से निकलना एक अच्छा अनुभव दे रहा था। सच बताऊं, बड़े समुद्र में हर तरफ सब कुछ सपाट सा नजर आता है, हल्की हल्की लहरों का उभार, उसके सिवा तो समुद्र बिल्कुल शांत हो तो ऐसा लगता है जैसे कांच का बना हो। और उसी में मुझे सबसे ज्यादा घबराहट हो रही थी। जब मुझे टापू नजर आते तो वहां पर पंछी नजर आते, कुछ आवाजें आ रही होती और मुझे तब डर सबसे कम लगता। लेकिन फिर से टापू के पास से गुजरने के बाद उसी बड़े समुद्र में हम पहुंच रहे थे। फिर रात का वक्त होते होते उसने मुझे कहीं रुकने के लिए नहीं कहा। एक बड़ा टापू था, उसने वो टापू दिखाया और कहा, हम सही जगह पर पहुंच ही गए, बचते बचाते किसी की नजर में आए बिना यहां तक पहुंच ही गए। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाना चाहता था। वो दिखेगा तुम्हें यहीं पर, और मुझे एहसास हो गया है वो यहीं पर। लगा दो अपनी बोट को उस तरफ, उस पेड़ पर बांधना, कहीं और मत लगाना, सबसे सुरक्षित जगह यही है। मैंने पेड़ के साथ उस बोट को बांधा। वो एक बड़ा टापू था और फिर उसने कहा था, रात तट पर निकालनी होगी तुम्हें, आगे मत बढ़ना, रात को आगे नहीं बढ़ सकते, दिन के वक्त आगे जाना होगा। मैं उस बोट के करीब था, पेड़ के पास। आज कुछ सुरक्षित लग रहा क्योंकि मैं एक टापू पर था। यहाँ पेड़ बहुत ज्यादा, टापू भी बहुत विशाल था। और रात को कुछ सोया, कुछ उससे बातें की, क्योंकि अकेलापन अब भी बीच बीच में मुझे परेशान करता था। किसी तरह से वो रात निकली और ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। और जैसे ही सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट मुझे सुनाई दी, मैं खुश हो गया। कोई है आसपास, कुछ है आसपास, बस यही अच्छा लग रहा था। और फिर उस जिन ने कहा, अब से मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब देने से तुम और ज्यादा डरोगे।
मैं तुम्हें दिखाऊंगा और दिखाने के बाद जवाब दूंगा। फिर मैं उसके साथ चलने लगा। टापू बड़ा था, जंगली इलाका, लेकिन इस जंगली इलाके में बोतलें पड़ी हुई थी, प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ था, हल्की फुल्की ही गंदगी थी, यानी यहाँ पर लोग आते जाते हैं। मैंने जब उस जिन की तरफ देखा, मैं सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने नियम पहले ही तय कर दिए थे कि अब से सवाल नहीं। मुझे अच्छा लगा, चलो चलो, इंसानों के आगमन के सबूत तो है। पहले तो मैं सोच रहा था कोई ऐसी जगह है जहां पर मैं जाऊंगा, मैं पहला इंसान बनूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो पहले भी इंसान आ चुके हैं। तो डर थोड़ा कम होने लगा। जैसे जैसे मैं वहां जाने लगा था जहां वो ले जा रहा, मुझे ऐसा लगने लगा इन पेड़ों की कटाई की गई है। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह काफी साफ है, और मुझे वहां इंटरलॉक की ईंटें भी नीचे नजर आई, ऊपर घास आ चुकी थी। लेकिन फिर मैं सोच रहा, यहाँ तो लगता है कोई आया था, या कुछ समय यहाँ पर रहा भी, हरे इंटरलॉक ईंटें भी लगाई गई हैं। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद मुझे फेंसिंग नजर आई। वहां फेंसिंग की गई थी। ये कंटीली तारें थीं जो चारों तरफ लगाई गई। बीच वाला ये हिस्सा खास होगा, फेंसिंग की गई है। ये फेंसिंग को पार कैसे किया जाए? अब ये सवाल तो पूछना ही था, और उसने जवाब दिया, एक कमजोर कड़ी। तुम्हें कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। कहीं ना कहीं पर फेंसिंग कमजोर होगी, जहां से अंदर घुसना काफी आसान होगा। लेकिन ध्यान दो, ये फेंसिंग जानवरों के लिए या कुछ भी अजीब उस तरफ ना आ पाए उसके लिए की गई है। इंसान समझदारी से दूसरी तरफ जा सकता है, तो कमजोर कड़ी को ढूंढने की कोशिश करो। मैंने वो कमजोर कड़ी एक तरफ ढूंढ ही ली। कंटीली तारे वहां घुमावदार थी, तो बीच में से रास्ता बना हुआ। आराम से पैर रखो, बिना कपड़े फंसाए आप दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। और जब मैं वहां पर पहुंचा था, तब मुझे उस जिन ने कहा था, कपड़े बदल लो, ये कपड़े पहनकर उस तरफ जाना सुरक्षित नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें सूट पहनना होगा, यहाँ पर तुम्हें इंसान भी मिलेंगे, उनसे थोड़ा बचना है तुम्हें। फिर मैंने सूट पहना, और ऐसा लग रहा था मैं किसी जंगल में नहीं, बल्कि किसी होटल में घूमने के लिए जा रहा हूं। पूरी तरह से तैयार था मैं। और फिर उस जिन ने जैसा जैसा कहा, मैंने वैसा वैसा किया। मैं ऐसे चल रहा था जैसे बड़े आराम से छुट्टियां मना रहा हूं। फिर मुझे आगे कुछ लोग भी नजर आए। कुछ ने सूट पहना हुआ, तो कुछ ने साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन दिखने में वो काफी अमीर लग रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। फिर जिन ने कहा, तुम्हें किसी की आंखों में देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे दिखाओ कि तुम किसी को जानते ही नहीं। आराम से घूमो, लेकिन चेहरे पर चिंता नजर नहीं आनी चाहिए। तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है ना? यहाँ अकेलापन नहीं है, लोग हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए डरना बंद करो। ये शब्द सुनने के बाद मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, ये जानता हूँ जब सामने वाला आपकी आंखों की तरफ देखता है तो वो आपको जज कर रहा होता है। फिर वो आपके पैरों की तरफ देखता है, लेकिन उसके पैरों की तरफ देखने से पहले आप अगर उसके जूतों की तरफ देखें तो वो घबराएगा। हर किसी की कमजोरी उसके पैर होते ही हैं। एज ए साइकेट्रिस्ट मुझे ये पता है। तो कुछ लोगों के पैरों की तरफ देखते हुए जब मैंने ऊपर देखा तो उनकी नजरें पहले ही मुझसे हट चुकी थी। लेकिन ये जगह कैसी है? यहाँ तो कई लोग हैं, तो वो घिनौनी ताकत कहाँ पर है? तो उसने कहा था, उसके लिए तुम्हें एक खास जगह जाना होगा। यहाँ इनके बीच एक चेम्बर है, तुम्हें उस चेम्बर तक पहुंचना है। और ये बड़े लोग हैं, ये नहीं चाहेंगे कि किसी को उसके बारे में पता लगे। और मैं खुश था। एक जिन मुझे एक ऐसी जगह ले आया जहां पर मेरे जैसा इंसान पहुंच ही नहीं सकता, सिर्फ बड़े लोग पहुंच सकते हैं। बड़े का मतलब इतने ज्यादा अमीर, बिलियनर। चलते चलते मुझे आगे एक बड़ी मेंशन नजर आई। उसे महल कहा जा सकता है। वो किसी मिलियनेयर का घर नहीं, बल्कि एक बिलियनेयर का घर लग रहा, लेकिन घर भी नहीं, एक महल। दीवारें इतनी साफ थी कि अगर आप हाथ लगाते तो हाथ के निशान छप जाते।
और मुझे उस जिन ने कहा, चेंबर पीछे है और उस चेंबर में तुम आगे से नहीं पहुंच सकते, तुम्हें पीछे पीछे से घूम कर जाना होगा, यहाँ कोई गार्ड नहीं है। इस बात का ख्याल रखना, घबराना मत जैसे तुम पकड़े गए हो, बल्कि ऐसे दिखाना कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, सब ऐसे ही है। फिर मैं जैसा उसने कहा वैसा किया। वो बड़ी मेंशन के पीछे पहुंचने के लिए कई कोशिशें करनी पड़ी और एक कमरे में मुझे घुसना तक पड़ा। खिड़की खुली थी, मैं चुपचाप उस कमरे में घुस गया और फिर उसने मुझे खास कपड़े पहनने के लिए कहा जो वहां पर मौजूद थे। एक सूट जिसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक मेरे लिए, किसी और का सूट था वो, लेकिन कपड़ा महंगा और काफी लचीला। ये फैब्रिक मैंने कभी नहीं देखा। ज्यादा अमीर लोग शायद ऐसे फैब्रिक भी बनवा चुके हैं। उसके बाद उसने कहा तुम्हें अब मास्क पहनना होगा। वहां एक मास्क रखा था, अजीब सा सुनहरी मास्क जिसके 2 सींग बने हुए। फिर मैंने उसको कहा मुझे अपना मुंह ढकना होगा। उसने कहा हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए मुंह ढकना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम किसी की पहचान में नहीं आ सकते, मुंह को ढको। मैंने अपने मुंह को ढक लिया था। वो मास्क जिसके सींग निकले हुए, देखने में मैं भी एक जिन ही लग रहा था। फिर मैं कमरे का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा। उसने कहा कोई नहीं पहचानेगा और ना कोई सवाल पूछेगा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाना, अब से मुझसे बात करने का दिखावा तक मत करना। मैं धीरे धीरे चलने लगा। वो कॉरिडोर में चलते चलते कई लोग मास्क पहने वहां पर थे, मोटे पतले, मर्द और औरतें कई थी, और मैं डरा हुआ कहीं कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। अरे उस ताकत को देखने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। यकीनन पहली बार मुझे भीड़ में भी कुछ डर लगा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही लगा। साइकेट्रिस्ट हूं ना, चेहरा पढ़ सकता हूं, लेकिन यहाँ सबने चेहरे ढके हुए थे, इसीलिए दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई थी। फिर एक बड़े हॉल में पहुंचा मैं। पार्टी चल रही थी, सभी ने मुंह ढका हुआ, और ये तो बिल्कुल साधारण पार्टी लग रही। एक तरफ कोई गाना गा रहा था, एक तरफ म्यूजिक चल रहा था, टेबल लगे हुए थे, कुछ औरतें नाच रही मर्दों के साथ, साधारण सब कुछ। और फिर मैंने उस जिन्न को कहा तूने तो कोई बड़ी पार्टी में पहुंचा दिया मुझे, मैं कोई शैतानी ताकत देखना चाहता था, ये बिलियनेयर वाली अरबपतियों की कोई पार्टी देखना नहीं चाहता था। तब उसने कहा था इसके बाद तुम जो देखोगे वो सवालों के जवाब तुम खुद पाओगे, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं भी उस पार्टी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं रहा था क्योंकि उस जिन ने मना किया। खाना कुछ भी नहीं, पीना कुछ भी नहीं। मैं देख रहा था वहां स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, महक बड़ी अच्छी आ रही, लेकिन एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। वहां जिस तरह के पकवान बने हुए थे मैंने कभी नहीं देखे थे। उन चीजों को देखने के बाद कुछ अजीब लगा, और उस जिन्न से कोई जवाब मिलने वाला भी नहीं था। मुझे सिर्फ वो रास्ता दिखा रहा था, ये कहते हुए कि खाना छूना मत, तो मैंने खाना छुआ तक नहीं। घूमता रहा मैं, और फिर एक दरवाजा खुलने का इंतजार करना था मुझे। मैं इंतजार करता गया। वहां उस दरवाजे के पार कुछ था। कुछ लोग वहां से बाहर निकले जिन्होंने मास्क पहने हुए बिल्कुल हमारे जैसे ही लग रहे। तो मैं उनके बाहर निकलते वक्त खुद उस दरवाजे के पार पहुंचा, और फिर उस जिन ने कहा था अपने दिल को संभाल लेना, ऐसा ना हो तुम बहुत ज्यादा डर जाओ। जब कोई कहे कि तुम्हें डर लगेगा तब सच में डर लगने लगता है, क्योंकि सामने वाला बिल्डअप इतना ज्यादा ही कर दे तो क्या ही करेंगे आप। कुछ है जो बहुत डरावना है। क्या है? कैसा जीव होगा? क्या उसका आकार होगा? या ऐसा तो नहीं दिमाग पर असर करेगा? या मुझे दुनिया के पार कुछ नजर आएगा? जिन ही तो नहीं? अरे नहीं नहीं, लोग तो हैं आसपास, अब डर नहीं लगना चाहिए।
लोगों से किस चीज का डर? अरे वो भी तो निकल कर आए हैं। फिर मैं दरवाजे के पार उस चेम्बर में पहुंचा था। उस चेम्बर में अभी कुछ लोग मौजूद थे जो मास्क पहने, लेकिन उनके कपड़ों पर कुछ धब्बे, खून के धब्बे थे वो। मैं उनके पीछे पीछे और उस चेम्बर के मुख्य भाग में हम पहुंचे और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? वहां जो दृश्य था वो देखा नहीं जा सकता था। इंसानों को काटा जा रहा था वहां। इंसानों की बाजुएं, औरतों के सर, औरतों के शारीरिक हिस्से काटे जा रहे थे, पकाए जा रहे थे। कटे हुए शरीर के हिस्से, और ना सिर्फ मर्दों और औरतों के बल्कि बच्चों के भी, और सबसे ज्यादा बच्चों के ही थे। मैं देख ही नहीं पा रहा। बाहर जो पकवान थे जो अजीब ढंग के दिख रहे कि क्या है ये? इंसानी अंग थे वो। पार्टी चल रही थी नरभक्षी इंसानों की। फिर मैं उस चेम्बर में पहुंचा जहां के हालात और भी बद से बदतर थे। कुछ लोगों को ऑपरेशन देखते वक्त घबराहट होती है, हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं, खून उनसे देखा नहीं जाता। यहाँ जो दृश्य था वो तो मैं भी देख नहीं पा रहा था। सब कुछ देख लेता हूं मैं, खून भी, ऑपरेशन भी, लेकिन ये दृश्य देखा ही नहीं जा पा रहा। ये क्या है? वहां कुछ लोग थे जिनका नीचे वाला हिस्सा काटा जा चुका था। वो जिंदा थे। शरीर के कुछ अंगों को काट काट कर अलग किया जा रहा। वो रो रहे थे, लेकिन मुंह पर पट्टी बंधी थी। कुछ के होंठ सिले थे ताकि वो चीख ना पाए। जिंदा थे और जिंदा के ही शरीर को काटकर उनके सामने ही बनाया जा रहा था, और अमीर लोग इसे खाना पसंद कर रहे थे। उस चेम्बर के आगे वाले हिस्सों में इससे भी दर्दनाक, खौफनाक दृश्य थे। वो अपने हाथों से काटना चाहते थे कुछ लोगों को, आंखें निकालना चाहते थे, नाखून उतारना चाहते थे। इनमें उन्हें मजा आ रहा, और मैंने कहा मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं नहीं देख सकता, मुझे नहीं देखा जा रहा, बाहर निकालो मुझे। उस जिन्न ने कहा, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से बाहर निकलना होगा। मैं बहुत तेज चल रहा था, मेरे चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। वो महक जो मुझे पहले अच्छी लग रही थी, अब वो बहुत भयानक लग रही। ये खाना, मेरे नाक तक ये खुशबू, ये बदबू क्यों आ रही है? इंसानी अंग परोसे गए थे, इंसानी खून था, इंसानी मलमूत्र। ये लोग पागल हो गए हैं। ये क्या खा रहे हैं? ये क्या है? मैं जब उसी खिड़की के रास्ते बाहर निकला था, उस फेंस को पार करने के बाद, मैं जिंदगी में पहली बार अकेलेपन को महसूस कर रहा, और ये खुशी का अनुभव था। उस बड़े से महल में जो देखा वो भयानक था, और मैंने उस जिन से हाथ जोड़कर कहा था, जवाब दो मुझे, जवाब दो, मैं यही मर जाऊंगा वरना। मैंने जो देखा है, मेरा दिल मुझे कह रहा है तुमने कुछ किया क्यों नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता था मैं कुछ करता तो मेरा भी वही होता। और फिर उस जिन्न ने मुझे जवाब दिया था, सबसे भयानक, सबसे खौफनाक को देखना चाहते थे। क्या बताता तुम्हें? किसी को अपने बारे में पूरा ना पता हो और वो पूछ रहा हो तो मैं जवाब कैसे दूं? इससे पहले ऐसा जवाब मैं किसी को दे ही नहीं पाया था। क्या कहता तुम्हें इंसान ही सबसे भयानक और खौफनाक है, जो दरिंदगी करते हैं, जो शैतान से भी आगे निकल चुके हैं? बताता मैं तुम्हें, तुम सह पाते? तुम्हारा दिमाग बंद हो चुका था। तुमने जो पढ़ा तुम्हें लगा बस मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। तुमने दुनिया नहीं देखी। तुमने कातिल देखे हैं जिन्हें किसी का कत्ल करने में मजा आता है, लेकिन तुमने इंसानियत की हद नहीं देखी। इंसान बंधे रहें तो काबू में रहते हैं, जब बहुत आजादी मिलती है तो वो खौफनाक दरिंदे बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें वो आजादी मिली और फिर इन्होंने अपनी फितरत दिखाई।
कोई अमीर जिसे शुरू में गाड़ियों का शौक होता है, फिर लड़कियों का शौक, फिर शरीर का शौक, और उसके बाद वो इससे भी ज्यादा कुछ चाहते हैं कि पैसों को खर्च करें तो कहाँ करें, कुछ ऐसा जो किसी को ना मिले। और फिर इंसानियत की हद देखो, इंसान कितने दरिंदे हैं। यहाँ इंसानों को काटा जाता है, बच्चों को काटा जाता है, हर किसी का अलग शौक, किसी को किसी के शरीर के कैसे अंग पसंद है वो चाहिए खाने के लिए, किसी को मलमूत्र चाहिए खाने के लिए। इंसानी शौक किस हद तक पहुंच जाते हैं तुम सोच तक नहीं सकते। मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। मैं इस जगह से जल्द निकलना चाहता था। मैं जानता था कि उसने बोट का सहारा लिया, क्यों इतना लंबा सफर अकेले करवाया। हर एक सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। कोई मुझे पकड़ लेता तो वो अमीर लोग सब कुछ जान लेते हैं, उनके पास सारी जानकारी है, वो पैसों से ये जानकारी पाते हैं। बड़े बड़े लोग जिनके पास ताकत है वो इससे जुड़े हैं, तो मैं बचकर यहाँ तक पहुंचता कैसे? अगर मुझे पता होता क्या मैं यहाँ आना चाहता, हो सकता है मैं गलती करता, लेकिन उसे जिन्होंने कोई गलती होने नहीं दी, और मेरी आंखों के सामने जो मैंने मांगा मुझे वो दिखाया गया था। फिर उस टापू से मैं निकला था और स्तब्ध था, सन्न था, समंदर में अकेला था, और मुझे अकेलापन अच्छा लग रहा। मुझे डर लग रहा था कि अब मैं किसी से मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा, किसी इंसान के अंदर छिपे शैतान को देखूंगा अब मैं कि इंसान कहां तक जा सकते हैं, तो बात कैसे कर पाऊंगा मैं। वापस घर आने के बाद भी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि लोगों को क्या पता मैंने क्या सहा है, मैंने क्या देखा है, और जिनके साथ हुआ है उनकी जानकारी में जुटा तक नहीं सकता। दुनिया में हजारों लोग गायब होते हैं, उनमें से कुछ शायद यहाँ पहुंचते हैं। ये लोग अपने घिनौने काम को ऐसे अंजाम देते हैं। मैं इसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ? जिन्होंने जवाब दिया था कुछ नहीं। बड़े लोग बड़ी ताकत के साथ ये सब करते हैं। तुम जितनी भी कोशिश करोगे, अंत तुम्हारा उस चेम्बर में होगा। अगर तुमने कोशिश की तो वो किसी से बदला नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे थे। समझने की कोशिश करो, सिर्फ शौक के लिए वो ये सब करते। अगर तुमने उनके खिलाफ कुछ बोला, वो सारे सबूत मिटा देंगे। फिर तुम चेम्बर में मिलोगे और उस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरा यकीन करो, इंसानों से लड़ा नहीं जा सकता। मैं ये जानता हूं, कुछ इंसानों को परेशान करने वाले हमारे जैसे जिन या कुछ प्रेत जिन्होंने कुछ इंसानों को चलो मारा भी होगा। इंसान जो अपनी हद तक पहुंचते हैं उनके सामने हमारे जैसी शैतानी ताकतें कुछ भी नहीं। यही शब्द का इस्तेमाल करते थे ना तुम, शैतानी ताकत। उस घिनौने रूप को देखा तो हम भी तुम्हें अच्छे लग रहे होंगे। उस घटना ने मुझे इतना ज्यादा बदल दिया कि मैंने काम छोड़ दिया। मैं इंसानी दिमाग पढ़ना ही नहीं चाहता था, मैं किसी की मदद करना ही नहीं चाहता था। उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की मैंने, लेकिन उस ताकत को शुरू में ही समझ चुका था। फिर मुझे छिपना पड़ा, भागना पड़ा, और ऐसे अब मैं कहां हूं किसी को बता तक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं जिंदा रहना चाहूं तो मुझे ये करना ही होगा, वरना मेरी मौत भयानक होगी। ये मैं जानता हूं, बस जानकारी देना चाहता था। लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, मेरा यकीन कीजिए कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो सच होता है वो बहुत कड़वा होता है, और कड़वी चीजें किसी को